हाय गाइस, दिस इज ईशान फरुगानी और वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक एनिमेटेड कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि फंक्शनल होगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम रखते हैं कैलकुलेटर। और इसके बाद यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम CSS रख देते हैं। और एक फ़ोल्डर और क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसका नाम रख देते हैं JS, ताकि हम एक्सटर्नल CSS और JS यूज़ कर सकें। और बाहर यहाँ पे हम एक index.html की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CMD लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कोड डॉट, एंटर प्रेस करते हैं। सो कोड स्पेस डॉट होना चाहिए था, हम अगेन लिखते हैं कोड स्पेस डॉट। सो इससे जो है हमारा VS कोड के अंदर जो है ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है कंट्रोल N प्रेस करेंगे और कंट्रोल S प्रेस करते हैं और index.html इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी हम क्लास रखेंगे कंटेनर। ठीक है, हमने डिव क्रिएट कर लिया, क्लास कंटेनर है। और CSS के अंदर हम जाते हैं और एक कंट्रोल N प्रेस करके CSS के फोल्डर के अंदर style.css के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम JS के लिए भी JS के फोल्डर में जाएंगे, कंट्रोल N प्रेस करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम CSS के फोल्डर से बाहर आ जाते हैं और JS के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे script.js लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो है वो अब अपना CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ आएँ CSS के अंदर जाते हैं हम और यहाँ पे यूनिवर्सल सबको फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम सैंस सेरिफ दे देते हैं ताकि सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसको हम सैंस सेरिफ दे दें फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद जो है हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। तो हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगाएंगे ताकि हम लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकें। तो हम लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं यहाँ पे और कुछ रेड लिख देते हैं हम कलर और ब्लू लिख देते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे अभी उन्हें। और ये करने के बाद अब CSS जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं अपनी फ़ाइल के साथ। तो CSS लिंक करते हैं हम और इसको सेव करके ज़रा आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कलर अप्लाई नहीं हुआ है। तो लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में भी हमारे पास कोई गलती हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमने कॉमन ही लगाया था। तो दोबारा लिख लेते हैं यहीं पे और आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। लीनियर ग्रेडियंट लिखा और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन कुछ मज़े का नहीं है, तो ब्लैक की वजह हम इसको कुछ पिंक टाइप का कुछ दे देते हैं कलर। आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ये मैं इसका कलर रख रहा हूँ। और दूसरा जो कलर है वो वाइट के बजाय मैं इसके साथ कर रहा हूँ कुछ स्काई ब्लू टाइप का। ठीक है, सेकंड कलर जो है वो मैं यहाँ से स्काई ब्लू सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यही प्रॉपर्टी कॉपी करके हम वहाँ पे लगा देते हैं कोड के अंदर। तो बॉडी की CSS के अंदर हम जो है ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये लगाया और ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, अब हम जो है वो कंटेनर की जो क्लास हमने लगाई है उसको विड्थ हाइट वगैरह देंगे। तो कंटेनर लिख लेते हैं और इसकी रूल के अंदर हम विड्थ जो है वो कर लेते हैं 350 पिक्सल कर लेते हैं कुछ। और हाइट जो है इसकी वो हम कर लेते हैं 550 पिक्सल कर लेते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, हम सेव करते हैं इसको और आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का कंटेनर हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है हम, अब अगर आप देखें तो ये बैकग्राउंड जो है रिपीट हो रहा है इसका बॉडी का। तो हम इस बैकग्राउंड को जो है वो रिपीट जो है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट की प्रॉपर्टी को नो रिपीट कर देंगे। अब ये रिपीट तो नहीं होगा लेकिन जितना कंटेंट है सिर्फ उतना ही बैकग्राउंड अप्लाई होगा। हम चाहते हैं सारी बॉडी पे बैकग्राउंड रहे, तो इसके लिए बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट की प्रॉपर्टी आती है, वो लगा के उसको फिक्स्ड की वैल्यू दे देंगे। और अब आप देखेंगे ये नीचे से गैप भी ख़त्म हो गया, अब सारी बॉडी के ऊपर सेम ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। तो अभी जो है हमें ये कंटेनर जो है वो सेंटर में करना है। तो इसके लिए हम मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, मार्जिन 0 ऑटो। तो इससे क्या होगा कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और टॉप के से इसका मार्जिन 0 हो चुका है। अब जो है कंटेनर को यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं टॉप से 30 पिक्सल कुछ दे देते हैं, 20 पिक्सल दे देते हैं। चलें सेव करते हैं इसको और इसको जो है बॉर्डर रेडियस भी कुछ दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड करने के लिए 20 पिक्सल हर तरफ से अप्लाई हो गया बॉर्डर रेडियस। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि
बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो दे देना है इसको। बॉक्स शेडो सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको जो है 0 पिक्सल दे देते हैं सारे एंगल्स, जबकि इसका जो स्प्रेड है वो बढ़ा देते हैं, 4 पिक्सल कर देते हैं, और ब्लैक कलर दे देते हैं। तो अभी इसके पीछे हमें कुछ ना कुछ बॉर्डर दिखना शुरू हुआ, शेडो दिखना शुरू हुआ है। हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये ज़्यादा दिखेगा। तो हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया, कर लेते हैं जितना हमें सूटेबल लगे। 20 पिक्सल मैंने इसको कर दिया, अब आप देख सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, तो इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ तक जो है वो हमारा कंटेनर बन चुका है। अब हमने इसके अंदर जो इनपुट यूज़र से लेना है, जिसके अंदर यानी कि यूज़र को दिखाना है हमने कि कैलकुलेटर के अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नंबर वो ऐड कर रहा है और कौन से उसकी आउटपुट आ रही है। तो डिव लगाते हैं, इनपुट बॉक्स करके दे देते हैं इसको क्लास, इनपुट अंडरस्कोर बॉक्स, और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट का टैग लगा के, और टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। इसको हम रीड ऑनली रखेंगे, और क्लास भी दे देते हैं इसको, txt_input करके दे देते हैं क्लास इसको, और इसको रीड ऑनली कर देते हैं। तो जैसे ही गाइस हमने इसको रीड ऑनली कर दिया हुआ है, और इसको इनपुट बॉक्स जो है ये ऊपर वाला सेक्शन होगा और नीचे बटन का सेक्शन होगा, तो उसके लिए हम एक और डिव लगाते हैं यहाँ पे, और इसको क्लास देंगे btn_section करके। तो btn_section ये क्लास लगाई, एंटर करते हैं, तो हमारे पास ये btn_section का डिव बन चुका है। तो अब हम जो है जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास वो जो इनपुट बॉक्स जो हमने बनाया था, इनपुट का टैग लगाया था, वो आ रहा है हमारे पास। और इसको जो है हम क्या करते हैं, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इनपुट बॉक्स की क्लास को कॉपी करते हैं, और इस क्लास को जो है वो हम विड्थ देते हैं। विड्थ हमें पूरी ही चाहिए, तो हमें नैरेट कर लेते हैं पेरेंट की विड्थ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं पैडिंग। तो पैडिंग इसको सारी साइडों से अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर 30 पिक्सल, और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। हम इसको इनपुट बॉक्स जो है इसको भी विड्थ देंगे। तो इसको जो है हम सबसे पहले उस क्लास का नाम जो हमने रखा था txt_input, उसको कॉपी कर लेते हैं, और CSS के अंदर आके हम जो है वो डॉट और क्लास का नेम और फिर रूल इसके अंदर लिखेंगे। और इस रूल के अंदर जो है हम लिखेंगे विड्थ दे देंगे इसको 100%। ठीक है, 100% विड्थ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने फ़ॉन्ट साइज़ इसको 40% दे दिया, और हम जो है वो बॉक्स साइजिंग लगाएंगे बॉर्डर माइनस बॉक्स, ताकि ये पैडिंग की वजह से जो बाहर निकल गया था ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। अभी बस हमने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, और हम आके इसका बैकग्राउंड नन कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नन कर देते हैं हम, और उसके बाद हम इसका कलर जो है वो वाइट या लीस्ट ब्लू कर देते हैं, ताकि बैकग्राउंड ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर दिखेगा नहीं। तो इसके लिए इसका बॉर्डर भी नन कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको आ रहा है। तो बॉर्डर नन हो गया, और इसको वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू के अंदर हम रख देते हैं यहाँ पे इसको 0। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर जैसे 0 दिख रहा होता है, तो इसके अंदर 0 दिखेगा। अब ये लेफ्ट साइड पे है, तो हमें इसको राइट साइड पे करना है, तो इसका टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे हम यहाँ पे। हम लिख लेते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है, सेव किया, और इट्स सीम गुड नाउ। तो अब जो है इसकी पैडिंग मेरा ख्याल इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ थोड़ी, 50 पिक्सल कर देते हैं इसको। जहाँ तक अच्छा लगे, मेरा ख्याल है 50 पिक्सल तक ठीक रहेगा। इसको अभी के लिए मैंने 50 पिक्सल कर दिया है। अभी आगे चलते हैं, और अपना जो है हम बटन सेक्शन की तरफ चलते हैं, बटन बनाते हैं। तो बस कैलकुलेटर के अंदर मोस्टली हमारे पास बटन जो होते हैं वो 18 to 19 तक होते हैं। तो बटन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और 19 बटन क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनको देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो। अब गैस हम 4 बटन की एक ग्रुप बना लेते हैं। तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा यहाँ से जल्दी कर रहा हूँ, ताकि हम जो है वो जल्दी से क्रिएट कर पाएँ। तो बटन क्रिएट हो चुके हैं 4 की ग्रुप के अंदर, और हम यहाँ पे टाइप इनको बटन कर देंगे। हर एक को हम जो है वो टाइप बटन करना है हमने, और हर एक के अंदर कोई ना कोई क्लास ज़रूर लगानी है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और क्लिक करता हूँ पहले बटन के ऊपर, और फिर लास्ट बटन के ऊपर शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके, और फिर लास्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ताकि ये सिलेक्शन सब पे आ जाए। और आल्ट के साथ जहाँ पे सिलेक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे आल्ट का बटन प्रेस करके मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, तो ये सिलेक्शन खत्म हो रही है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल V करूँगा, तो जो मैंने कॉपी किया वो हर जगह पेस्ट हो जाएगा, तो इससे हमारा टाइम बचेगा। अब इसके अंदर जो है वो सबकी टाइप बटन हो चुकी है, और मैं इनके अंदर वैल्यू देना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्लियर का बटन बनाना होता है, जैसे जो भी कुछ लिखा हो वो रीसेट हो जाए, तो उसके लिए C लगा दिया। उसके बाद
यहाँ पे डिवीजन का हम लगाएंगे, बाद में इसको देखते हैं किस तरह लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सिंबल लगा दिया, और अब यहाँ पे हमने सिंबल लगाना है बैक स्पेस का। तो बैक स्पेस के लिए आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ई रेज लेफ़्ट करके हमारे पास होता है, ई रेज फ्रॉम लेफ़्ट सिंबल करके कुछ हम सर्च करते हैं। तो ये सिंबल हमें चाहिए, सिंबल कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको जाके हम अपने कोड के अंदर लगा देते हैं एग्जैक्टली। इसी तरह हम जो हमारे पास डिवीजन का है वो हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होता, तो डिवीजन का सिंबल भी हम नेट से कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हमने लगा दिया डिवीजन के सिंबल को। इसी तरह हम सब बटन के अंदर वैल्यू दे देंगे। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पे स्पीड अप कर दिया ताकि हम तेज़ी से वैल्यूज़ दे सकें सबके अंदर 1 2 3 4 करके। हम 1 से लेकर 9 तक नंबर देंगे और 0 भी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि होल नंबर्स कंप्लीट हो जाएं। और उसके बाद हम जो है वो ऑपरेटर्स भी, अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे के सारे जो हैं, माइनस प्लस और सारे के सारे वो ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर इक्वल टू का साइन भी रखेंगे, और ज़ीरो और इशारिया जो है यानी कि पॉइंट, वो भी हम लगा देंगे। तो सारे मैंने लगा के अब हम आउटपुट चेक करते हैं ज़रा इसकी। तो सारे जो है वो 4 4 के बॉक्सेस के अंदर आने चाहिए थे, लेकिन ये एक ही लाइन में आ गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक है तो इन्होंने इसी तरह आना था। तो हम क्या करेंगे, बीटीएन सेक्शन की क्लास जो हमने बनाई है ना, इसको हम CSS ग्रिड की मदद के साथ जो है वो हम अप्लाई करेंगे ताकि जो है वो हमारे पास कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में डाटा आ जाए। तो डिस्प्ले ग्रिड लगा देंगे। तो इससे जो है ये एक रो और एक कॉलम के सिनेरियो के साथ सबको एक ही लाइन के अंदर कर देगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें जो है वो ग्रिड टेम्पलेट जो है वो कॉलम में चाहिए, और हम इसके अंदर हर रो के अंदर 4 जो है वो कॉलम चाहिए। तो रिपीट के अंदर 4, 1 फ्रैक्शन कर देंगे इसको, ताकि हर एक जो है रो के अंदर, हर एक फ्रैक्शन के अंदर 4 कॉलम जो है वो बना देगा। तो 4 कॉलम बन गए, आपने देखे। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हर बटन को विड्थ और हाइट दे देते हैं, सेम विड्थ और हाइट। तो विड्थ कर लेते हैं हम कुछ अभी के लिए हम 80 पिक्सल कर लेते हैं विड्थ को, सॉरी 80 पिक्सल हम इसको कर लेते हैं। और हाइट भी हम सेम ही रखेंगे ताकि जो है अगर हम इसको सर्कल में बटन को कन्वर्ट करना चाहें तो हम इजीली कर सकें। बॉर्डर माइनस रेडियस जो है वो 50% करके। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे कैलकुलेटर की शक्ल बनना शुरू हो गई है, बटन के ऊपर अप्लाई हो चुका है विड्थ और हाइट। तो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर लेते हैं। चेक करते हैं जहाँ पे ये काफ़ी बेहतर लगेगा हम इसको वहाँ तक ले जाएंगे। तो इसको मेरा ख्याल है जो है हम 70 या फिर 70 से भी कुछ कम होना चाहिए, 65 तक होना चाहिए इसको। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, बॉर्डर माइनस रेडियस भी लगा के देख लेते हैं। बॉर्डर माइनस रेडियस और इसको जो है 50% कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और ये बटन बहुत अच्छे बन चुके हैं, लेकिन इनके अंदर गैप नहीं है और इनको गैप भी देंगे। बॉर्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हमने नन कर दिया है, और इसको जो है इनके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बटन का जैसा हमने बोला था इसको 65 कर लेते हैं, इनकी विड्थ हाइट को 65 कर लिया। और इसके बाद जो है हम इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करेंगे। फ़िलहाल तो जो है हम इसको कॉपी करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने एज़ इट इज़ कॉपी किया और अप्लाई कर दिया। विड्थ और हाइट 65 दे दी है, और बॉर्डर रेडियस 50% ताकि ये सर्कल के अंदर हो जाए। अभी जो है हम इसके अंदर गैप दे देते हैं 10 पिक्सल का, और जैसे ही अब आप देखें गैप आ गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम इसके अंदर पैडिंग भी ऐड कर देते हैं ताकि जो साइडों से, ये बिल्कुल साइडों के साथ टच हुए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि साइडों के साथ बिल्कुल एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी टच हुए हुए हैं। ये पैडिंग देने से काफ़ी अपनी जगह पे सही से सेट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं हम यहाँ पे, फ़ॉन्ट हाइफन साइज़, और 24 पिक्सल तक कुछ कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। अब आप देखें कि फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है, और लेकिन ये बैक स्पेस वाला जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम इसको अलग से क्लास देके इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेंगे, और इक्वल टू को भी अलग से क्लास देके इसको इक्वल कर लेंगे। तो चलते हैं आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा काम सही होगा। एक रो को जो है हम चाह रहे हैं कि ऑरेंज कलर कर दें, तो सॉरी यहाँ पे हम ऑरेंज लिख लेते हैं। ऑरेंज की क्लास दे देता हूँ मैं इसको, और ऑरेंज की क्लास हम CSS के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ऑरेंज दे देंगे। ठीक है, तो ऑरेंज की मैंने क्लास लगाई और मैं इसको बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे रहा। ठीक है, ऑरेंज का हमने दे दिया, और इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और नीचे जो है मैं फिर ऑरेंज कलर के बजाय अब मैं यहाँ पे ग्रे कलर की भी एक क्लास बना लेता हूँ, ताकि कुछ बटन को ग्रे और कुछ बटन को ऑरेंज जो है वो कलर दिया जा सके। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था, तो एक के ऊपर ऑरेंज की क्लास लग चुकी है। अब मुझे इसकी लाइन के अंदर जितने भी बटन हैं वो सारे के सारे ऑरेंज करना है, तो सब के ऊपर मैं ऑरेंज की क्लास लगा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये कलर। इसी तरह जो है वो फर्स्ट की जो 3 हैं उनके ऊपर मैं ग्रे की क्लास लगा देता हूँ। तो ग्रे चलें खुद टाइप कर लेते हैं, GRAY ग्रे। तो इसी को कॉपी करके हम नीचे लगा देते हैं,
ठीक है। और इसको सेव करके ज़रा हम आउटपुट देखें, काफ़ी अच्छी लग रही है आउटपुट। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और इक्वल टू का बटन जो है, इसको हम इक्वल की क्लास दे देते हैं, ताकि इसको जो है वो हम हाइट ज़्यादा दे सकें। और ज़ीरो को ज़ीरो की क्लास दे देते हैं, ताकि जो है वो हम अपनी रोज़ और कॉलम्स पूरे कर सकें। इक्वल की क्लास जो है वो हमने लगाई, और इसके अंदर जो है हमें हाइट क्योंकि बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ कुछ कुछ भी अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल लगा देते हैं। इसके अंदर हाइट मैं लगा रहा हूँ 110 पिक्सल। तो इसको हम सेव करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट ज़रूर लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि पहले भी हाइट लगी हुई है तो उस तरह अप्लाई नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने लेआउट ख़राब कर दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रो स्पैन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है ये लेआउट को ख़राब ना करे। तो हमारे पास ग्रिड हाइफन रो करके एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कर देते हैं स्पैन स्पेस 2, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रो स्पैन 2 हो जाएगा, और इसने अब लेआउट ख़राब नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब हम इसकी हाइट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ तक अच्छी लगेगी वो कर देंगे, और इसका बॉर्डर रेडियस भी कम कर देते हैं। और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी ज़रूर लगाएंगे हम। बॉर्डर रेडियस इसका कम कर देते हैं 10 पिक्सल, और इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है बॉर्डर रेडियस। और विड्थ हाइट इसकी बढ़ा लेते हैं हम, जहाँ तक जो है वो हमारी लास्ट रो जो है वो एंड हो रही है, वहाँ तक इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अच्छा है यहाँ तक। तो इसको जो है वो हम बॉर्डर रेडियस भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इट लुक्स गुड नाउ। इसको कॉपी करते हैं और हम जाके इक्वल की क्लास के अंदर जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह अब हम इसके बाद मूव करते हैं ज़ीरो की क्लास जो हमने बनानी थी। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और ज़ीरो लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ज़ीरो का जो बटन है उसकी हमने हाइट बढ़ानी है, और तो यहाँ पे विड्थ बढ़ानी है, सॉरी। तो विड्थ लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको कोई विड्थ दे देता हूँ 110 पिक्सल। और इसको भी इम्पोर्टेंट करना है, इम्पोर्टेंट हो, सॉरी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, सेव किया। अब आप देखिए इसने भी लेआउट ख़राब कर दिया। इट मीन्स कि इसको भी स्पैन करना पड़ेगा, बट इसको हम करेंगे कॉलम के अगेंस्ट। तो ग्रिड हाइफन कॉलम, तो स्पैन और स्पेस 2, और इसको सेव करते हैं हम। और अब आप आगे हम जो है वो इसको देखते हैं, तो हमारा लेआउट ठीक हो जाएगा। और ये बस इसकी जो है वो हम अब विड्थ अपनी मर्ज़ी से और बॉर्डर रेडियस अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो विड्थ है वो हम बढ़ा लेते हैं, बट इससे पहले जो है हम बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि वो कहाँ तक जा रहा है। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस, और इसको कर लेते हैं 10 पिक्सल और इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसकी जो है हम यहाँ पे अब आके इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आपने सेट करना है कि जो है वो लेआउट आपका अच्छा दिखे। विड्थ जो है वो भी देखते हुए हम इसको सेट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। और ये 28 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको भी इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ पहले भी अप्लाई हो चुका है, विच इज़ 24। तो इसको कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे को। इससे पहले इसका रेडियस जो है मेरे ख्याल में यहाँ तक अच्छा है। कॉपी करते हैं इसको और अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो जो है इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। अब हमारा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। बस इसके अंदर कुछ एनिमेशंस ऐड करना बाकी हैं, हम इसके अंदर एनिमेशंस ऐड करते हैं। तो लेट्स सी कि इसके अंदर जो है हम किस तरीके की एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इससे पहले जो है हमने जो बैक स्पेस का बटन लगाया था, उसके अंदर भी हम क्लास दे देते हैं एक बैक स्पेस अंडरस्कोर BTN के नाम से। और इसको कॉपी करके हम इसकी क्लास जो है वो CSS के अंदर कॉल कर लेते हैं। और इसको जो है वो हम कुछ फ़ॉन्ट साइज़ जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 24 पिक्सल दिया हुआ है, इसको कम कर लेते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। और इसको इंपॉर्टेंट भी कर देते हैं, ताकि ये जो बहुत बड़ा दिख रहा है ये थोड़ा छोटा दिखे। अब ये बाकी जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं उनकी इक्वल दिख रहा है। तो ये तो सही हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है वो कर्सर पॉइंटर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ताकि हर बटन के ऊपर जाए तो ये पॉइंटर पॉइंट करता हुआ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंटर की प्रॉपर्टी लग गई, अच्छा होगा। और अब जो है वो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो उसके अंदर भी जो है BTN सेक्शन के बैकग्राउंड कलर के अंदर लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, ताकि ज़रा अच्छा इसको दिखा सकें हम। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसको ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट मुझे चाहिए कि सिर्फ इसके कीपैड के पीछे रहे। तो मैं इसके कंटेनर का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि जो है हमारा कैलकुलेटर अच्छा दिखे।
तो BTN सेक्शन ये रहा, तो मैं कंटेनर की हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, BTN सेक्शन की हाइट ये रही हमारे पास, और हम कंटेनर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हम दिखाना चाह रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जस्ट लाइक अ मोबाइल। तो इसके अंदर आके हम जो है इसका ग्रेडियंट भी, कुछ इसकी डिग्रीज़ को भी छेड़ेंगे हम। कलर भी थोड़ा सा इसका डार्क कर लेते हैं, और इसके डिग्रीज़ को भी थोड़ा बहुत यहाँ से छेड़ते हैं। ठीक है, आप इसको जिस तरह मर्जी इसका एंगल करना चाहें ग्रेडियंट का, वो कर सकते हैं। ठीक है, बस हम इसको कॉपी करते हैं और जाके इसको लगा देते हैं। सो इसको हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं BTN सेक्शन के अंदर। BTN सेक्शन, सो ये रहा हमारे पास BTN सेक्शन, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट हमने अप्लाई कर दिया। और कंटेनर की हमने हाइट बढ़ाई थी, तो इसको 80 पिक्सल कर देते हैं, और जो मार्जिन टॉप से इसको नीचे किया था वो थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 पिक्सल कर लेते हैं। पैडिंग भी थोड़ी कम कर लेते हैं, इसकी पैडिंग कर लेते हैं 30 पिक्सल। अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं नीचे से गैप ज़रा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसकी हाइट को कम कर लेता हूँ, 560 रख देता हूँ सेव करके। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास कैलकुलेटर बन चुका है। अब जो है हम इसके अंदर हॉवर की प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं एनिमेशन के लिए, और फिर हम इसके अंदर जो है वो की फ्रेम भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड करते हैं। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए ये है कि हम यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं, @की लिखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिखा @की फ्रेम्स। तो आइडेंटिफायर भी हम ऊपर जाके डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, टू, फ्रॉम या फ्रॉम टू, जिस तरह की आपने लगानी हो एनिमेशन। तो हम यहाँ पे आते हैं, और एनिमेशन की प्रॉपर्टी ऊपर लगानी है हमने। उसके लिए हमने यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर रखना है, तो आइडेंटिफायर हम रखेंगे एनिमेट _, बटन, बटन्स कर लेते हैं इसको। एनिमेट _ बटन्स के नाम से हमने की फ्रेम बना लिया, और इसको हम पेरेंट के अंदर BTN सेक्शन के अंदर पहले लगा के ट्राई करते हैं। बटन्स के अंदर बाद में हम यहाँ पे इस जगह पे आके लगा देंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लगाते, हम इसको पेरेंट के अंदर लगा देते हैं। एनिमेट की प्रॉपर्टी हमारे पास एनिमेशन लिखते हैं। उसके बाद हम जो है जो हमने की फ्रेम का नाम रखा है वो वाला पेस्ट करते हैं, और कितने सेकंड में इसको चलना चाहिए वो लगा देते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं कोई मार्जिन -टॉप, और ये कर देते हैं हम 400 पिक्सल माइनस के अंदर दे देते हैं इसके अंदर इसको वैल्यू, और यही वैल्यू जो है कॉपी करके फ्रॉम के अंदर यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि इसको फ्रॉम टू 2 कर देते हैं, कि ये -400 पिक्सल पहले हो। ठीक है, और मूव करके ये रूटीन की जो इसकी शेप है उसके ऊपर आ जाए। ये देखिए, तो -400 पिक्सल ये पहले होता है और फिर 0 के ऊपर आ जाता है। तो मैं अब इस प्रॉपर्टी को अगर लगाना चाहूँ तो बटन के ऊपर भी लगा सकता हूँ। अब सारे बटन के ऊपर लगा दी, तो अब ये कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी की फ्रेम्स की एनिमेशन। इस तरह से हम की फ्रेम्स की मदद से जो है वो एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अगर मार्जिन माइनस टॉप जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो ये यहाँ से किया जा सकता है। 400 पिक्सल था, मैंने इसको 200 पिक्सल कर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है हम हॉवर की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं हर बटन के ऊपर अलग-अलग लगाने के बजाय सेम ही बटन को सिलेक्टर बना के हॉवर, और यहाँ पे मार्जिन टॉप मैं दे रहा हूँ 4 पिक्सल की। जैसे ही हॉवर हो वो 4 पिक्सल ऊपर हो जाए, बटन उठ जाए और उसको बॉक्स शेडो भी मिल जाए। ठीक है, विच इज़ जस्ट स्प्रेड नॉट द एंगल। सो 0 पिक्सल एंगल्स हैं और 10 पिक्सल स्प्रेड है, और इसको हम अब यहाँ पे हॉवर करेंगे तो अब आप देख सक रहे हैं। तो ये अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत जो है फास्ट है, यहाँ पे तेज़ी से अप्लाई हो रहा है। तो हमें इसको ज़रा एनिमेटेड करके थोड़ा स्लोली अप्लाई करवाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। 8 पिक्सल करके मैंने इसको किया है, तो आप देख सक रहे हैं। तो ज़्यादा जो है वो एनिमेशन का इफेक्ट। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं बटन के ऊपर, सब के ऊपर, और हम कहते हैं कि ऑल जितनी भी तरह की जो है हॉवर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं वो 1 सेकंड लें अप्लाई होने के अंदर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, अब ये एकदम से नहीं उठ रहे, अब ये 1 सेकंड ले रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होने में, जो भी प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की है हॉवर के अंदर। हम थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, 0.5 सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा कम टाइम ले
काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो गया था। ठीक है, ये आप देख सकें, ये काफ़ी ज़्यादा है 8 पिक्सल, तो हम इसको कम करके 6 पिक्सल कर देते हैं। तो ठीक है, ये एनिमेशन है, जिस तरह से आप मर्ज़ी अप्लाई करवाना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कैलकुलेटर है वो काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब बारी आ गई हमारे जीएस के अप्लाई करने की, ताकि हम किसी भी बटन पे क्लिक करें तो जो है वो, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे और ताकि बटन जो है उनको फंक्शनल हो जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे कि जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो लोड हो जाए, डॉम कंटेंट लोडेड, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कंटेंट जब लोड हो जाएगा तो फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसकी बॉडी बना लेते हैं और इसको सेमीकोलन से हम क्लोज़ कर लेते हैं और इसके अंदर जितना भी काम हमने करवाना है वो इसकी बॉडी के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हम जो इनपुट हमने फील्ड लगाया है उसको ले लेते हैं, कांस्टेंट का एक बना लेते हैं, इनपुट नाम का कांस्टेंट बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं इनपुट, और इसको जो है इसकी वैल्यू हम नहीं गेट करनी है बल्कि इस पूरे एलिमेंट को गेट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ बेस्ट आई थिंक। तो डबल कोटेशन लगा के हम उसकी जो आईडी हमने उसको क्लास दी थी डॉट टी एक्स टी अंडरस्कोर इनपुट, यहीं से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जो है यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इस इनपुट के अंदर जो है हमारे पास वो पूरे का पूरा एलिमेंट आ चुका है, तो अब हम उससे वैल्यू लेना चाहें तो वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह अब हम जो है, अब हमें बटन्स चाहिए, सारे के सारे बटन्स चाहिए, तो उसके लिए क्यूरी सिलेक्टर्स के अंदर मैंने बटन लिख दिया और यहाँ पे बटन्स के नाम से मैं एक कांस्टेंट एरे बना रहा हूँ। लेकिन अब जो है आगे बढ़ते हैं। खैर, हम जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन का वेरिएबल भी हम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले जो है हम चलते हैं फॉर लूप लगाते हैं, ताकि सभी को जो है फॉर ईच लूप लगाएंगे ताकि सभी के सभी बटन जो है वो हम ले सकें। तो ये एक एरे है, तो यहाँ पे एरे हम बटन्स को लगाएंगे जो अपने अंदर सारे के सारे बटन्स को कंटेन कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल लगाना है, तो हमने गलती से क्यूरी सिलेक्टर लगाया था, क्यूरी सिलेक्टर ऑल लगाएंगे तब सारे के सारे बटन्स आएंगे। तो अब सारे बटन्स आएंगे और यहाँ पे मैं BTN के नाम से की बना लेता हूँ और इसको लिखता हूँ BTN। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जा सकता है BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो इसके अंदर अब हम ये कह रहे हैं कि जो भी बटन है, जितने सारे के सारे बटन हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी जब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चले। ठीक है, और फिर इस फंक्शन में क्या करवाना है ये भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस उसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा लेंगे यहाँ पे, और इसको जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन के वेरिएबल हमने ले लिया और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। हम जो भी इनपुट के अंदर एक्सप्रेशन भेजेंगे, जो कि प्लस करवा रही होगी या मल्टीप्लिकेशन करवा रही होगी, वो एक्सप्रेशन के वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट वैल्यू, जो कि अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक वैल्यू, करंट बटन की वैल्यू जाएगी जिसके अंदर। तो यहाँ पे जो है बटन की वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, और इसको जो है वो आगे चलते हैं, वैल्यू जब आ जाएगी हमारे पास तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की कि अगर हमारे पास जो है वो बटन की वैल्यू जो है वो हमारे पास अगर आ रही है, वेल कर देता हूँ मैं ताकि ज़रा हैंडी रहे, वेल इक्वल इक्वल टू हमारे पास आ जाए मल्टीप्लिकेशन के। तो आपको पता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज़ होता है स्टैरिक का, तो वैल्यू जो है वो इक्वल टू हम करवा देंगे सिंगल कोड के अंदर स्टैरिक की। ठीक है, और फिर इस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में डाल देंगे एट दी एंड, और फिर हम क्या करेंगे, अब प्लस इक्वल करवाएंगे ताकि कनकैटिनेट होती जाए, जो जो वैल्यू आती जाए वो एक्सप्रेशन में ऐड होती जाए। ठीक है, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन पूरी की पूरी किसको मिल जाएगी, हमारे इनपुट, जो इनपुट बॉक्स है ना हमारे पास, उसके अंदर इनपुट डॉट वैल्यू करता हूँ और इसके इक्वल कर देंगे हम एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इतना करने से हमारा कोड चलना चाहिए। और सबसे पहले हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और जैसे हम क्लिक करें तो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट की जो है वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं, जेएस की फ़ाइल को यानी कि कनेक्ट करते हैं। तो जेएस का फोल्डर और उसके अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इसको सेव किया। अब आके चेक करते हैं तो अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो अब इसका मतलब है अप्लाई हो रही है, जेएस अप्लाई हो रही है, बट कुछ हमारे पास रॉन्ग है, कोई लॉजिक के अंदर हमारे पास गलती है, या मे बी यहाँ पे तो कुछ गलती हमें देख नहीं रही है। तो हम जेएस के अंदर वापस जाएंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पे गलती दिखी मुझे कि वैल्यूज़ जो है वो हमने ऐड नहीं की हुई, तो मैं जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने बोला है कि वैल्यूज़ को भेजो। ठीक है,
तो वैल्यू जो है वो बटन की वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू हमने रखी ही नहीं है, तो जो भी बटन हम बनाएंगे उसके अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर सेम वैल्यू भेजेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भेज दी मैंने। अब ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो नहीं, यहाँ पे एक और गलती भी हमें देखने को मिली कि हमने यहाँ पे btn डॉट वैल्यू लिखना था, गलती से हमने इनपुट डॉट वैल्यू लिख दिया था। ठीक है, तो अब बटन के ऊपर क्लिक करने से बटन की वैल्यू जाएगी किसके अंदर, इनपुट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा अच्छे से वर्क करने लग गया। अब कोई भी हम क्लिक कर पा रहे हैं तो वो वैल्यू इसके अंदर जा रही है। लेकिन जैसे हम इक्वल टू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्लस नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इक्वल टू के ऊपर कोई फंक्शनलिटी नहीं लगाई है। तो वो फंक्शनलिटी हम अभी लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू का जो है बटन है वो होना चाहिए हमारे पास, ताकि जो है हम उसके ऊपर क्लिक का इवेंट लगा सकें। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम जो है कॉल कर लेते हैं इक्वल टू के बटन को, जिसकी हमने क्लास रखी थी इक्वल, और इसके वेरिएबल को भी, कांस्टेंट को भी इक्वल का नाम दे देते हैं। कॉपी करते हैं इसको और नीचे आके यहाँ पे इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगा देते हैं, जो कि ये चेक करेगा कि जब ऐड इवेंट लिसनर कर देते हैं इसके ऊपर, जो कि ये लिसन करेगा कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होती है तो ये इस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे जो परफॉर्म करवा देगा ये, जैसे ही हम इक्वल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर सेमी कॉलन लगाते हैं और नीचे आके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हम। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है इनपुट डॉट वैल्यू जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके इक्वल कर देते हैं हम एक्सप्रेशन। लेकिन एक्सप्रेशन जो है इवैल के फंक्शन के अंदर हम रखेंगे, ताकि इवेलुएट करिए। इवैल का फंक्शन क्या करेगा, वो उसके अंदर जो भी प्लस माइनस जो कुछ भी है वो उसको अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। और उसके बाद हम जो है हमें एक्सप्रेशन को एम्प्टी भी करना है, तो एक्सप्रेशन को जो है हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। अभी हम आगे इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमने कोई नंबर ले लिया, 8 + 2 = 10, सो इट्स वर्किंग फाइन। सो 8 7 क्लियर। तो ये क्लियर का बटन अब वर्क नहीं कर रहा। अभी क्लियर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगानी है रीसेट की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले रीसेट का बटन होना चाहिए हमारे पास। तो इसी तरह जो है हम एक जो हमारा रीसेट का बटन हमने बनाया है उसको हम क्लास दे देते हैं सी, जिसके अंदर हमने वैल्यू दे रखी है। इसको हम एक क्लास दे देते हैं रीसेट की। ग्रे की क्लास दे रखी है हमने, जो कि सिर्फ कलर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमने रीसेट की क्लास दे दी यहाँ पे, और रीसेट का ही हमने कांस्टेंट बना लिया। और इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह जैसे इक्वल को हमने एक इवेंट लगाया, इसके ऊपर भी हम रीसेट के ऊपर भी हम ये इवेंट लगा देते हैं क्लिक का। और इसको हम क्या करेंगे, जस्ट हमने क्या करना है, इसको एम्प्टी करवाना है। तो एम्प्टी के बजाय हम इसके अंदर ज़ीरो वैल्यू भेज देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू होती है। इनपुट डॉट वैल्यू ज़ीरो हो गई और दैट्स इट। आप इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखा हो, जैसे ही आप सी पे क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो रीसेट का वर्क कर रहा है परफेक्टली हमारे पास। तो अब जो है हमारे पास सारी फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक फंक्शनलिटी लगी है कि अगर मैंने 7 8 लिखना था, 9 नहीं लिखना था, और मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये 9 गायब हो जाना चाहिए। तो ये बैक स्पेस की फंक्शनलिटी रहती है। तो इसके लिए हम आते हैं और बैक स्पेस अंडरस्कोर btn की क्लास हमने दी हुई है, इसको हम जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसके ऊपर फंक्शनलिटी लगा देते हैं बैक स्पेस अंडरस्कोर btn। और इसके ऊपर जब क्लिक हो तो करवाना क्या है, हमें जो है वो जो है एक्सप्रेशन के ऊपर को स्लाइस कर लेंगे। जो भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वैल्यू आ चुकी है उसको स्लाइस करेंगे, और उसके अंदर लास्ट जो है ज़ीरो के ऊपर जो वैल्यू है उसको -1 करके निकाल देंगे। यानी एरे के अंदर एज एन एरे जो है वो उसके अंदर से लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने गेट नहीं किया तो हम यहाँ पे गेट भी कर लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे इसके अंदर क्लास का नेम जो कि बैक स्पेस अंडरस्कोर btn है, और कॉन्स्टेंट का नेम भी यही रख लेते हैं। ठीक है, सेव किया। और हम जो है अब जो है इसके अंदर इनपुट डॉट वैल्यू से पहले ना हम इसको एक्सप्रेशन ही के इक्वल कर देते हैं, और फिर हम जो है इनपुट डॉट वैल्यू और इसके इक्वल कर देते हैं एक्सप्रेशन को। और अगर एक्सप्रेशन ना हो और उसके बगैर जो है क्लिक हो जाए तो और का साइन यहाँ पे लगा के स्ट्रिंग में ज़ीरो दे देते हैं हम यहाँ पे। तो इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं, ज़ीरो हमने लिख दिया है तो यहाँ पे इसको कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर और इसको सेव कर लेंगे। सो दैट्स इट, इट शुड वर्क नाउ कम्प्लीटली। तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट बंद करता हूँ मैं, 5 5 और ये ठीक है। बैक स्पेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 4 5 6 यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। सो इसको चेक कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4 वर्किंग फाइन, रीसेट वर्किंग फाइन, 7 × 6 = 42,
So it's working fine. Reset is working fine. 45.2 plus 1.8 equals to 47. So point is also working fine. So our calculator is just completed with the beautiful animation and hover effect. So this is what we created with the help of HTML, CSS and just JavaScript, nothing else. So अब हम compete करेंगे with ChatGPT. So ChatGPT पे आते हैं और इसको एक prompt देते हैं, कोई prompt, और इसको बोलते हैं कि हमें एक HTML, CSS और JavaScript की मदद से तुम भी एक कैलकुलेटर बना के दिखाओ। देखते हैं ये इसका कैलकुलेटर जो है वो ज़्यादा अच्छा है या हमारे वाला ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं, इसको एक prompt मैं लिख रहा हूँ, गिव मी एन एनिमेटेड HTML, CSS, JavaScript, और लिख देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर विच परफॉर्म्स, और हम यहाँ पे लिख देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो देखते हैं। सो गाइस, हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ की, एक्सटर्नल JS यूज़ की, ठीक है, विच इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। सो ChatGPT क्या कर रहा है कि ये सारी CSS, सारी JavaScript, सारी की सारी HTML एक ही फाइल के अंदर रख रहा है, ठीक है। सो विच इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल वे बेसिकली, बट इसको बताना पड़ेगा। कोई प्रोफेशनल बंदा होगा तो वही बताएगा इसको अगले प्रॉम्प्ट के अंदर कि मुझे अलग-अलग करके दो, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको इस तरह का प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि मुझे एनिमेटेड कैलकुलेटर चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देता है। तो खैर, मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसके अंदर कैलकुलेटर एंड उसको ChatGPT उसका नाम रखा है मैंने यहाँ पे, index.html की फ़ाइल बना के उसके अंदर ChatGPT का कोड हम पेस्ट कर देंगे। तो आके चेक करते हैं ज़रा आउटपुट इसकी। डेस्कटॉप के ऊपर हम आए और ChatGPT के फ़ोल्डर के अंदर गए हम और इसको ओपन किया, तो ये रहा ChatGPT का। सो गाइस, इट्स गुड बट नॉट दैट मच। मतलब मुझे तो अपने वाला अच्छा लग रहा है, देखें। और इसके अंदर देखें मेरे वाला किस तरह से लोड होता है और ये किस तरह से लोड होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं गैप प्लस वाला जो है, उसके बाद जो है वो गैप आ रहा है, जबकि गैप नहीं आना चाहिए था। इसको ये है कि आप इसको रोस्पैन कर देता, जैसे सी और इक्वल टू को किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गैप है, और इस गैप को अगर मुझे ठीक करना तो मैं तो कर सकता हूँ जाके, क्योंकि मुझे कोड आता है। तो अगर कोड आपको ना आता हो तो जो ChatGPT या AI की मदद से कोई भी जो है वाइट कोडिंग लोग करते हैं, तो वो उस तरह से आपके लिए यूज़फुल कोड नहीं है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से ओवर इफेक्ट वगैरह लगाया हमने। तो आई थिंक कि दिस कैलकुलेटर विच वी क्रिएटेड इज़ क्लियरली द विनर। सो थैंक यू वेरी